तो वो लेक्चर भी आ गया बच्चों, जब फर्स्ट चैप्टर की थ्योरी एंड होनी थी और उसकी एक्सरसाइज को हमें शुरू करना था, लेकिन हम बगैर किसी जल्दबाजी के एक्सरसाइज को शुरू करें इससे पहले निहायती तौर पर ये ज़रूरी है कि हम पहले चैप्टर में कौन कौन सी नई चीज़ों को सीखे हैं उनको एक बार समराइज़ करें। पहले चैप्टर में आपने बहुत सी नई चीज़ें देखी, लेकिन मेरे लिए ये कोई ख़ास अच्छा महसूस करने वाली बात नहीं है। मेरे लिए जो संतोषप्रद चीज़ है, जो मुझे सेटिस्फाई करती है, वो ये कि आपको ऐसा लग रहा है पहले चैप्टर की थ्योरी को पढ़ करके ही कि आपने जो साइंस एरा से जुड़ करके 11th क्लास में फिजिक्स में जो मैथ सीखा था, जो वेक्टर कैलकुलेशन आपने सीखी थी, सदिश पे आपने लंबी चौड़ी बातें 15-15 दिन तक, महीनों भर तक की बातें, और फिजिक्स में आपने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो सीखा था, उनका डायरेक्ट एप्लीकेशन आपको बिल्कुल पहले चैप्टर में देखने को मिला। और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि आपके फीडबैक में ये आना कि सर अब हमें विश्वास हो गया कि हम यदि 11th क्लास की फ़िज़िक्स को नहीं पढ़ते तो हमारे लिए पहला चैप्टर ही कितना मुश्किल होता। और यही सबसे ज़रूरी बात है। इसी से भरोसा बनता है एक बच्चे के दिमाग में कि पढ़ाई का कितना महत्व है। 11th क्लास को पढ़ना और 11th क्लास को नहीं पढ़ना, इसके मध्य कितना गैप है, कितना फासला है इसके मध्य, वो केवल वही जानता है जिसने 11th क्लास को पढ़ा हो। जिसने 11th क्लास को नहीं पढ़ा वो कभी नहीं जान सकता इस चीज़ को। और वो केवल जानता ही नहीं है, उसे धीरे धीरे एक खुशी का भी आभास होने लगा है। और उसके पीछे जो वजह है वो वजह यह है कि उसने जो मेहनत करी 11th क्लास में वो जाया नहीं जा रही। उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। क्या आप लोगों ने सोचा था कि वेक्टर मैथ्स फिजिक्स में जो पढ़ा रहे हैं सर, अवकलन समाकलन और उनका ज्योमेट्रिकल मीनिंग फिजिक्स में जो पढ़ा रहे हैं, वो हमारे सीनियर की फिजिक्स को इतना इजी कर देगा? लेकिन आज आपका ये कहना कि सर ऐसे लग रहा है जैसे उन्हीं चीज़ों को रिविजिट कर रहे हैं। एक डेरिवेशन के किसी भी बिंदु पे आकर के ऐसा नहीं लग रहा कि ऐसा क्यों कर दिया गया। मैं आपको कहता हूँ ये सिर्फ आपको ही लग रहा है। ये केवल उसी बच्चे को लग रहा है जिसने 11th क्लास की फिजिक्स को पढ़ा है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि उस बच्चे पे क्या बीत रही होगी जो बिना फिजिक्स के बैकग्राउंड के फर्स्ट चैप्टर को पढ़ रहा है, जिसने ये बात नहीं सुनी, जिसने अपने टीचर से ये नहीं पढ़ा कि 2+2 का जोड़ 0 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है, और 0 और 4 के बीच में कुछ भी हो सकता है। जिसने इस खेल पर अपने क्लासरूम में डिस्कशन नहीं किया, इस अद्भुत गणित पे जिसने विचार नहीं किया, उसके लिए पहला चैप्टर ही समस्याओं का अंबार है। मैंने 11th क्लास में आपको बताया था
हर चैप्टर पढ़ाते वक्त जैसे ही चैप्टर एंड होता था तो मैं आपको बोलता था कि अब वापस विचार करो इस बात पे कि ये चैप्टर हमने यदि नहीं पढ़ा होता तो हम कितनी सारी बातें बिना सीखे रह जाते, बिना जाने रह जाते। सीखना छोड़िए आप। सिंपल हार्मोनिक मोशन जब मैंने आपको पढ़ाया, वेव मैकेनिक्स मैंने आपको पढ़ाया, केटीजी मैंने आपको पढ़ाया, थर्मोडायनामिक्स मैंने आपको पढ़ाया, तो हर चैप्टर के आखिरी में मेरा यही सेंटेंस हुआ करता था कि कोई आपका दोस्त आपको मिले और आप उससे पूछो कि तुम थर्मोडायनामिक्स से क्या समझते हो, केटीजी से क्या समझते हो, और वो कहे कि केटीजी तो हुआ ही नहीं, थर्मोडायनामिक्स तो हुआ ही नहीं। तो अब आप सोचो कि केटीजी तो हुआ ही नहीं, इस हुआ ही नहीं में कितनी चीजें नहीं हुई रह गई। थर्मोडायनामिक्स तो मैंने पढ़ा ही नहीं, उस थर्मोडायनामिक्स पढ़ा ही नहीं सेंटेंस में कितनी चीजें चली गई। इस सेंटेंस को बोलने में मात्र 5 सेकंड लगते होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड, कि भाई मेरा तो तरंग वाला चैप्टर नहीं हुआ। अब उस बेचारे को ये पता नहीं है कि तरंग वाला चैप्टर नहीं होने का अर्थ क्या है। अब शायद ही कभी वो जीवन में तरंग के रहस्यों से रूबरू हो पाए। मेरी बात को गांठ बांध लेना चाहे। जो बातें 11th क्लास में पढ़ी जानी थी वो केवल 11th क्लास में ही पढ़ी जा सकती थी। यदि उन बातों का, उस सिलेबस का आपको 12वीं में, फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में या जीवन के किसी भी पड़ाव पे वापस पढ़ाई करवाई जाए तो आपके दिमाग में वो कॉन्फिडेंस, वो भरोसा कभी पैदा नहीं हो पाएगा कि वास्तव में ये चीज़ें ऐसी थी। ठीक है, क्योंकि हर एक चीज़ के लिए एक पर्टिकुलर टाइम होता है। वो बातें जब उसी टाइम पे मिलती है ना, तभी जाकर के उन चीज़ों का मूल्य समझ में आता है और उनका मूल्य बनता है वास्तव में। खेतों में जब यूरिया डालते हैं तो नमी होनी चाहिए, और नमी यदि नहीं होती है, बरसात नहीं आती है, ऐसा लगता है कि बादल तो छाए हुए हैं और डाल देते हैं यूरिया, और वो बादल यदि धोखा दे देते हैं तो वो फसल को बड़ा करने की बजाय फसल को नष्ट कर देते हैं। हर चीज़ का एक टाइमिंग है, और वो टाइमिंग फैक्टर जिसके लिए लैप्स हो गया, समझ लो उसकी चैन टूट गई और उसको रिपेयर करना बड़ा मुश्किल काम है। आज पहले चैप्टर में बहुत जगह हमने सदिश गणित की खूबियों का इस्तेमाल किया। हमने 4 तरह की जो भौतिक राशियां बनाई, तीव्रता, विद्युत विभव, स्थितिज ऊर्जा, फ्लक्स, और फ्लक्स को छोड़िए आप, उनसे पहले की 3 की बात कर लिए। इनमें जो हमने इंटर रिलेशन स्थापित किया, क्या आप इस रिलेशन को बिना अवकलन और समाकलन की जानकारी के स्थापित करने की कल्पना भी कर सकते हैं क्या? इस चैप्टर का सबसे बड़ा डेरिवेशन जो बोर्ड की परीक्षा में आपको पूछा जाएगा, द्विध्रुव की निरक्ष पे तीव्रता के व्यंजक की स्थापना। क्या इस डेरिवेशन की कल्पना बिना 2 सदिशों का जोड़ कैसे होता है इसकी जानकारी के होना पॉसिबल था क्या? अध्यारोपण का सिद्धांत, बहुत से विविक्त आवेशों के कारण किसी आवेश विशेष पे परिणामी बल की कैलकुलेशन क्या बिना सदिश गणित के पॉसिबल हो सकती है? कूलाम का नियम
न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया नियम की पालना करता है, इस स्टेटमेंट का डेरिवेशन क्या बिना सदिश गणित के पॉसिबल है? याद करिए जब हमने ऑफलाइन क्लासेस 1 सितंबर से शुरू करी थी और उसी टाइम से वेक्टर पे हमारी बातें शुरू हुई थी, और मैंने पहली क्लास में 11th के फर्स्ट क्लास में आपको बताया था कि वेक्टर क्यों पढ़ा रहा हूँ, मैं गणित क्यों पढ़ा रहा हूँ। पढ़ाना तो मेरे को फिजिक्स है, मैं शुरुआत गणित से क्यों कर रहा हूँ, और मैंने उस गणित को करीब 1 महीना 2 महीना तक भी खींच लिया था। आखिर ऐसा क्या था? हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। मैथ्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। इफ यू वांट टू कम्युनिकेट विद द फिजिक्स, you will have to understand that the language in which physics communicate or talk is not other than maths. गणित भौतिकी की भाषा है। यदि आपको भौतिकी को समझना है तो गणित को समझना पड़ेगा, और वो कोई बहुत लंबा चौड़ा गणित नहीं था। तो आज एक सेंस ऑफ अचीवमेंट है मेरे मन के भीतर भी, और मुझे खुशी है कि आपके मन के भीतर भी। आज आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ, आपने कुछ पाया था। आज आपको ऐसा लग रहा है कि 11th की मेहनत आपकी बेकार नहीं गई। और यही है, ये हमेशा होता रहेगा। जब आप फर्स्ट ईयर में जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि सीनियर में जो आपने मेहनत करी वो बेकार नहीं गई। आप फर्स्ट ईयर की पढ़ाई कर लेंगे, सेकेंड ईयर में जाएंगे तो आपको सेकेंड ईयर में लगेगा कि फर्स्ट ईयर की मेहनत आपकी बेकार नहीं गई। यही तो चैन है, और ये चैन अनवरत रूप से जारी रहनी चाहिए। तो हम चाहते हैं कि जिस मुस्तैदी के साथ, जिस जागरूकता के साथ आपने 11th क्लास के सिलेबस को पूरा किया, 11th क्लास की फिजिक्स की बारीकियों को आपने समझा, उसी मुस्तैदी के साथ, उसी जागृति के साथ आपको सीनियर क्लास के सिलेबस को कंप्लीट करना है। चैप्टर बाय चैप्टर हमें आगे बढ़ना है। और मैं फिर से जब आपको ये बोल रहा हूँ कि हम इसकी एक्सरसाइज को लें, इससे पहले इसकी समरी को देखें, तो सुरभित सर का समरी मतलब कि फर्स्ट चैप्टर में मैथ्स कौन कौन सा है, कौन कौन से फॉर्मूले हैं, उनको विजिट करना, क्योंकि थ्योरी पे लंबे चौड़े व्याख्यान दिए जा सकते हैं। मैंने बीच बीच में उनके आपको एग्जाम्पल भी दिए। फ्लक्स पे आपको याद होगा मैंने 2 लेक्चर डिलीवर किए थे, 10 लेक्चर डिलीवर किए जा सकते हैं फ्लक्स पे। फिर भी ऐसा मुमकिन है कि वो चीज़ें आपको वैसे नहीं समझ में आए जैसे समझाने वाला समझाना चाह रहा है। और इसके पीछे की मैंने वजह पे भी आपको लेक्चर दिए, क्योंकि इन चीज़ों को लेकर के जो स्पष्टता होनी चाहिए वो स्पष्टता नहीं होने का कारण इनके शब्दों का हमारे दैनिक जीवन में यूज़ नहीं होना है। मेरे लिए बिल्कुल आश्चर्य की बात नहीं जब कोई स्टूडेंट ये कहे कि सर मेरे को तो यही समझ में नहीं आया कि विविक्त और सतत क्या होता है। मैं उसकी दुविधा को समझ सकता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत लंबा चौड़ा फिजिक्स पढ़ा है। इस वजह से मैं तो जानता हूँ कि विविक्त एक साधारण शब्द है, विविक्त का कोई बहुत बड़े मायने नहीं है, सतत का कोई बहुत बड़े मायने नहीं है। लेकिन एक विद्यार्थी के लिए ये चीज़ समझना और उस समझ को बरकरार रखना निसंदेह एक चैलेंजिंग टास्क है। और यही तो संघर्ष है, इसी के साथ आपको संघर्ष करना है। तो और इन चीज़ों को मास्टर करने के लिए ज़रूरी है कि मास्टर आपके पास हो, आप उसके साथ कम्युनिकेट करें। ये ज़रूरी आप इसे कंटिन्यू रखें। मैंने किसी को नहीं कहा कि आप मेरे साथ 15 मिनट भी बात कर रहे हो, टाइम बे टाइम क्यों नहीं देख रहे हो। आप करते रहें, ये ज़रूरी है, क्योंकि जितना हम लोगों का कम्युनिकेशन होगा, जितना संवाद होगा,
उतना ही आपकी फिजिक्स में निखार आएगा। क्योंकि टीचर जो होता है वो चीज़ों को पॉइंट आउट करता है, हाईलाइट करता है। वो समझता है कि यहाँ आपको समस्या है, और वो ये मान के नहीं चलता कि ये समस्या का क्लैरिफिकेशन हो जाएगा। वो ये मान के चलता है कि इस पे जब बातचीत होगा तो आपको ऐसा लगेगा कि टीचर के अकॉर्डिंग ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। यानी इतना इसका वेटेज नहीं है जितना वेटेज हमारे दिमाग में है। और जब हम किसी चीज़ को बहुत लंबे समय तक पेंडिंग रखते हैं तो हमारे मन में एक मेंटल इनर्शिया डेवलप होता है, एक डर पैदा होता है। हर साधारण चीज़ हमें से हवा सा लगता है। डरे हुए आदमी को झाड़ियों में भी भूत की परछाई दिखती है। झाड़ियों से यदि बिल्ली भी गुजरेगा तो उसे लगेगा जैसे भूत गया, क्योंकि वो भूत उसके दिमाग में बैठ गया। तो एक स्पष्ट एटीट्यूड होना जरूरी है। सारा खेल साइकोलॉजी का खेल है। यदि आप साइकोलॉजिकली स्ट्रांग है तो आपके लिए कोई चीज़ें मुश्किल नहीं, और यदि आप साइकोलॉजिकली वीक हैं तो आपके लिए हर आसान चीज़ मुश्किल है। क्योंकि मैंने ऐसा कोई बच्चा नहीं देखा कि उसका एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट कमज़ोर हो या दो पर्टिकुलर सब्जेक्ट कमज़ोर हो, तीसरे में वो सही हो। इंटेलिजेंट बच्चा जो होता है वो हर सब्जेक्ट में इंटेलिजेंट होता है। आज एक साइंस का बच्चा जब यूपीएससी की तैयारी करता है तो वो जितनी अच्छी पकड़ उसकी फिजिक्स पे होती है, जितनी अच्छी पकड़ उसकी केमिस्ट्री पे होती है, उतना ही अच्छा पकड़ हिस्ट्री पे भी आ जाता है उसका। उतने ही अच्छी तरीके से वो ज्योग्राफी को सीख लेता है, उतने ही अच्छे तरीके से उसका इकोनॉमी हो जाता है। क्यों? क्योंकि इंटेलिजेंस जो है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं है। इंटेलिजेंस एक एटीट्यूड है। इंटेलिजेंस एक वो एटीट्यूड है जो आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस को बरकरार रखता है कि मेरे लिए ये चीज़ें मुश्किल नहीं है, क्योंकि जब कोई दूसरा प्रश्न इसे कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। आज अपने क्लासरूम में या अपने स्कूल में केवल साइंस के बच्चे होने से क्या बेनिफिट हो रहा है? यही तो हो रहा है, बच्चे एक दूसरे के साथ compete कर रहे हैं। आप अपने फ्रेंड्स के साथ अभी छुट्टियों पे जैसे हैं चर्चा करें, उनको बताएं, देखें कि हम लोग मॉर्निंग 5 से इवनिंग 11 तक इतने घंटे विद्यासर में पढ़ा करते थे। आपके फ्रेंड्स कल्पना नहीं कर सकते उस चीज़ की, लेकिन आपने पढ़ाया ना। क्यों? एक स्वस्थ कंपटीशन, एक एनवायरनमेंट, और वही ज़रूरी है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लें। ऐसा भी नहीं है कि जो नए बच्चे आए हैं उनको राजी रखने के प्रयास में हम हमारे सब्जेक्ट की स्पीड को छोड़ें। तो आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि सर आपने 20 लेक्चर में फर्स्ट चैप्टर की थ्योरी को करवाया है, आप इतना स्लो क्यों चल रहे हैं। मैं जो बच्चे नए हैं उनको सिर्फ एक मैसेज ही देना चाह रहा था कि स्लो या तेज का समझने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आज आप किसी भी फिजिक्स जानने वाले दूसरे टीचर से यदि अप्रत्यक्ष रूप से ये प्रश्न पूछते हैं कि सर सीनियर क्लास का पहला चैप्टर है, इसकी थ्योरी को कितने लेक्चर में पढ़ाया जाना चाहिए, कितने घंटे में पढ़ाया जा सकता है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो कभी भी 20 का आंकड़ा नहीं छुएगा, 10 का भी नहीं, उससे भी कम।
यानी यदि आप उसे बताते हैं कि हमारा टीचर ने 20 लेक्चर लिए हैं, तो सोचेगा यार इतना क्या पढ़ा रहा है ये, इतना क्या है इसमें, इतना स्लो क्यों चल रहा है टीचर। कहीं ये बच्चों को बस राजी रखने का प्रयास तो नहीं है कि बस एक लेक्चर लिया, उसमें एक टॉपिक पढ़ा दिया, चले गए। बिल्कुल वो सही सोचते हैं, ये एक राजी रखने का प्रयास ही है, ये कोई फिजिक्स के पढ़ने पढ़ाने का तरीका नहीं है। आपके मन में ये वहम नहीं पल जाए कि मुझे समझ में इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि टीचर तेज चल रहा है, इसके लिए 20 दिन का ये सेक्रीफाइस है। और ये सेक्रीफाइस खत्म हुआ। सेकंड, थर्ड, फोर्थ चैप्टर अब अपनी स्पीड से पढ़े जाएंगे, इनकी एक्सरसाइज अपनी स्पीड से होगी। और आपको ज़्यादा इस चीज़ को लेकर के परेशान भी नहीं होना है कि सर हमारा सिलेबस, आप धीरे चल रहे हैं, तो उन सब का उत्तर आपको सेकंड चैप्टर से देखने को मिल जाएगा। मैं उन्हीं बच्चों को लेकर के चिंतित हूँ जो साइंस एरा से 11th क्लास में जुड़े हुए थे, क्योंकि वही बच्चे इन चीज़ों के साथ अपने आप को स्मूथली चला पाएंगे। तो आप लोगों को 1% फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि सर सेकंड चैप्टर में भी आप इतना ही लंबा लेंगे क्या, कि सर बात तो कहने में तो ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है साइंस एरा का, ये है एक माहौल ही बना हुआ है, बाकी जब कोई पूछ ले कि फिजिक्स में कितने चैप्टर हो गए, भाई 1 चैप्टर हुआ है। ऑनलाइन क्लास तो कदरी चाले था, महीनों खांड को हो तो गयो, तो 1 ही चैप्टर हुआ है। 2 महीने बाद पूछे कितो सिलेबस करवा दियो कि लमसम, सिलेबस तो कहीं करवा दियो, 2 चैप्टर हुआ है, 2 ही चैप्टर हुआ है। तो ऐसी बातें नहीं आने देंगे। इसी वजह से बातें कम, काम ज़्यादा। बाकी अच्छा है कि आप लोगों की अटेंडेंस इस कोरोना काल में और इतने मुश्किल टाइम में 100% अपने आप में हमने सोचा भी नहीं था ये फिगर कि ऐसा हो सकता है क्या। बस ये जुनून, शुरुआती जुनून महीने भर का, 1.5 महीने का नहीं होना चाहिए, ये 1 साल तक इस जुनून को खींचना है आपको। और वो दिन भी आएगा जब हम चेक करेंगे कि आज साइंस एरा के बच्चों का रिज़ल्ट क्या आया है, और उसी दिन के लिए हमें मेहनत करनी है। तो देखेंगे आप। अच्छा, समरी की बात मैं आपको कर रहा था, थोड़ा सा समरी आपको करवाते हैं कि ऐसा नहीं सर बातों बातों में ले गए, समरी तो रह गया। देखो, फर्स्ट चैप्टर का मैथमेटिकल समरी क्या है। फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा। एक तो हमने ये सीखा कि जब 2 बिंदु आवेश होंगे तो उनके मध्य कूलाम्बिक आकर्षण या प्रतिकर्षण कितना लगेगा, यानी विद्युत बल का फॉर्मूला क्या होता है 2 बिंदु आवेशों के लिए। Fe बराबर K Q1 Q2 बटा R² और R²। प्लस माइनस की आपको चिंता नहीं करनी। कब? जब आप Q1 और Q2 को साइन के साथ रखेंगे। और यहाँ पर किसी भी टीचर की कोई एक्सपर्टाइज काम में नहीं आएगी, क्योंकि ये ना तो कोई डिराइव होने वाला रिजल्ट है, ये एक फैक्ट है। और ये फैक्ट सभी लोग चाहे भूमिका कितनी बना दे, माहौल चाहे कितना ही बना दे, आखिर में बताना ये पड़ेगा कि 2 बिंदु आवेश Q1 और Q2 यदि रखे हुए हैं R दूरी पे, तो उनके मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कितना लगता है, उसकी कैलकुलेशन इस फॉर्मूले के हिसाब से की जाती है। यहाँ आपने देखा था कि K का वैल्यू कितना होता है निर्वात के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
और इसका वैल्यू निर्वात के लिए है कितना, ये डाटा याद रखना था आपको, 9 × 10⁹ और k का यदि आप यूनिट बनाएंगे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम्ब स्क्वायर। इसमें आप एप्साई नोट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता, और इसका डाटा भी आपको याद रखना है 8.85 × 10⁻⁻12, और इसका यदि आप बताएंगे तो इस k का जस्ट अपोजिट है, यानी कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये पहली मैथ्स की बात थी। दूसरा बात था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को लेकर के। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपने कैसे डिफाइन की, F/Q0, और यहाँ नो डाउट Q0 जो है वो बहुत छोटा होना चाहिए, तो लिमिट Q0 टेंड्स टू 0, यह लिमिट का L है, LIM लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 F/Q0। यहाँ से एक महत्वपूर्ण फॉर्मूला हमें विद्युत बल के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के फॉर्म में डिज़ाइन हुआ हुआ मिला, यानी हम विद्युत बल को क्या लिख सकते हैं, Q × विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस बात का क्या मतलब था कि किसी विद्युत क्षेत्र जिसकी तीव्रता E हो, उसमें जब आवेश Q को रखते हैं तो कितना बल अनुभव करता है, Q × E। तीसरी बात हमने जो देखी वो देखी डाइपोल को लेकर के, द्विध्रुव को लेकर के। द्विध्रुव किसको कहा हमने कि द्विध्रुव तो एक व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है, समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेशों की, यानी -Q और +Q। इनके मध्य यदि दूरी a हो तो इस दूरी को सदिश दूरी कहा जाता है, a सदिश। और इस द्विध्रुव के लिए हमने एक राशि परिभाषित करी, द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जिसको हमने P सदिश से लिखा। P सदिश क्या था, एक आवेश का परिमाण यानी Q और इन दोनों बिंदु आवेशों के मध्य की दूरी, P सदिश बराबर Q × A सदिश। और ये सदिश है, इसकी दिशा किधर से किधर मानते हैं, -Q से +Q की तरफ, नेगेटिव Q टू पॉजिटिव Q। ये भी फैक्ट ही था, ये डेफिनेशन भी फैक्ट ही है, कोई डेरिवेशन नहीं है। इसलिए कितना ही माहौल बना लिया जाए, आखिरी बात इसी पे आना पड़ेगा कि इस व्यवस्था को तो द्विध्रुव बोलते हैं, और इस द्विध्रुव के लिए द्विध्रुव आघूर्ण ये चीज़ है। और क्या देखा हमने, और मैंने एक साइकिल बनाया था, वो टीचर स्पेसिफिक था। वो साइकिल सिर्फ आपको साइंस एरा के क्लासरूम में ही मिलेगा, बाकी आप अपने फ्रेंड्स की कॉपियाँ चेक कर सकते हैं, वो मिलेगा नहीं। तो ये सिर्फ आपके सुरभित सर के दिमाग की उपज थी, FE, और ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये विभव और ये U। कि आप बल से तीव्रता कैसे कैलकुलेट करते हैं, आवेश का डिवाइड करके। तो स्थितिज ऊर्जा से विभव कैसे कैलकुलेट करते हैं, आवेश का डिवाइड करके। बल से स्थितिज ऊर्जा कैसे कैलकुलेट करते हैं, बल से स्थितिज ऊर्जा इंटीग्रेशन करके। इंटीग्रेशन करके नहीं, डिफरेंशिएट करके, अरे सॉरी, इंटीग्रेशन करके नेगेटिव FE.dr, यानी मैं इंटीग्रेशन बोल देता हूँ डायरेक्ट, नेगेटिव इंटीग्रेशन। और यहाँ पे भी वही काम, इंटीग्रेशन करके, नेगेटिव इंटीग्रेशन। और अपोजिट में, यानी इस साइकिल से फ़ायदा क्या हुआ, इस साइकिल ने इन चारों राशियों को इंटर रिलेट कर दिया। इनके फॉर्मूले हमने डिज़ाइन किए। ये चैप्टर सेकंड में हम पढ़ेंगे, स्थितिज ऊर्जा और विभव के बारे में सेकंड चैप्टर में पढ़ा जाएगा। ये सेकंड चैप्टर का मसाला है, सेकंड चैप्टर का। मैंने आपको ये कहा भी था कि जब हम किसी बात को पढ़ रहे होंगे तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा कि अभी हम कहाँ पे हैं। तो फर्स्ट चैप्टर में सिर्फ हम यहाँ थे, और हमारी ज़्यादातर चर्चा किसको लेकर के हुई, ई को लेकर के।
ये दोनों सदिश राशियां हैं और ये दोनों अदिश राशियां हैं। v से u कैलकुलेट करने के लिए q से मल्टीप्लाई करेंगे, u से f कैलकुलेट करने के लिए नेगेटिव डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इधर भी वही काम, विभव से तीव्रता कैलकुलेट करने के लिए नेगेटिव डिफ्रेंशिएशन और e से f कैलकुलेट करने के लिए q से मल्टीप्लाई। तो ये एक साइकिल हमने देखा। जो सबसे ज़रूरी बातें हमने इस चैप्टर स्पेसिफिक देखी, वो देखी कैलकुलेशन ऑफ ई। ई को हमने कैलकुलेट किया, कैलकुलेशन ऑफ ई, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने दो तरह के सिस्टम के लिए करी। ये बात अपने मन में गांठ बांध दो, यदि मेरे को पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर यदि कंठस्थ है तो उसका सिर्फ एक ही कारण है कि मेरे दिमाग में उस चैप्टर को लेकर के ब्लूप्रिंट बना हुआ है। और ब्लूप्रिंट का मतलब है मुझे ये पता है कि कौन सा चैप्टर, कौन सा टॉपिक, किस टॉपिक से कैसे भिन्न है, किस मायने में भिन्न है। तो मेरे को यदि ये पता है कि कैलकुलेशन ऑफ ई पहले चैप्टर में मैंने किया है, तो सिर्फ इससे काम नहीं चल रहा, मेरे दिमाग में ये भी है कि कैलकुलेशन ऑफ ई दो तरह के सिस्टम के लिए। कौन कौन से दो तरह के सिस्टम के लिए? एक तो विविक्त आवेशों के लिए, विविक्त को डिस्क्रीट बोलते हैं अंग्रेजी में, और एक सतत आवेश वितरण के लिए, कंटिन्यूअस के लिए। और समस्या इनके मैथ्स को लेकर के कतई नहीं होगी, समस्या होगी इन शब्दों में कॉन्फिडेंस नहीं होना। यदि आपने कभी नहीं सुना कि चाय क्या होता है और आपका फ्रेंड आपको कहे कि मैं चाय पी रहा हूँ, तो कभी आपके दिमाग में उसकी पिक्चर नहीं बनेगी और वहीं से समस्या शुरू हो जाएगी। यहाँ पे भी समस्या वही है, यदि आपने कभी विविक्त नहीं सुना तो कोई आपको कहे कि विविक्त आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन, तो तीव्रता का परिकलन तो बहुत पीछे छूट गया, वो विविक्त के कारण यही नहीं समझ में आएगा कि विविक्त के कारण क्या है। तो कैलकुलेशन ऑफ ई विविक्त और सतत दो तरह के आवेश वितरण के लिए करी। पहले हमने किया विविक्त के लिए। विविक्त आवेश वितरण में कौन कौन से हमने सिस्टम लिए? पहला सिस्टम लिया एकल बिंदु आवेश का। पहला किसका लिया? एकल बिंदु आवेश, और वो भी विलगित। तो एकल बिंदु आवेश के कारण ई हमने जो कैलकुलेट किया, कितना मिला था हमें? के क्यू बटा आर स्क्वायर और आर कैप। फिर हमने द्विध्रुवे के लिए किया, और यहाँ पर ये 4 नंबर का प्रश्न पड़ा हुआ है, मैं 5 स्टार लगा देता हूँ। पहले चैप्टर में बोर्ड का 4 नंबर का प्रश्न इसी टॉपिक से है। द्विध्रुवीय आघूर्ण को परिभाषित कीजिए और द्विध्रुवीय की अक्ष पर तीव्रता कैलकुलेट करें, या फिर द्विध्रुवीय की निरक्ष पर तीव्रता कैलकुलेट करें। तो ई की कैलकुलेशन द्विध्रुवीय के लिए हमने करी। द्विध्रुवीय में भी कितने केस बने? 2, एक तो अक्ष पर और एक निरक्ष पर। अक्ष पर ई का वैल्यू क्या आया आपको? अक्ष पर आया 2kp सदिश बटा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। निरक्ष पे ई क्या मिला आपको? निरक्ष पे ई मिला अक्ष वाले का आधा और डायरेक्शन में नेगेटिव, माइनस के पी और आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। बाकी हमने इनके स्पेशल केस देखे। स्पेशल केस मतलब जब ए आर से बहुत छोटा हो। तो ये फॉर्मूले कैसे आए, इनके डेरिवेशन पे आपको काम करना है। इनके डेरिवेशन पे क्या करना है? आपको काम करना है। यानी पहले चैप्टर में यदि मैथमेटिक्स का काम आपको करना है तो वो ये फॉर्मूले हैं। आपको इस बात की फिक्र होनी चाहिए, चिंता होनी चाहिए कि ये फॉर्मूले आखिर आए कैसे। द्विध्रुवीय के बाद हमने विविक्त आवेश वितरण में जो कैलकुलेशन ऑफ ई करी, वो करी मल्टी चार्ज सिस्टम के, बहु आवेश निकाय के। बहु आवेश निकाय में हमने बहुत तरह के बिंदु आवेश लिए, Q1, Q2, Q3, Qn, और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे
तीव्रता को कैलकुलेट किया। और यहाँ जब हमने तीव्रता को कैलकुलेट किया तो अध्यारोपण का सिद्धांत इस्तेमाल किया। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या बोलता है? बहुत ही आसान बात बोलता है कि दो बिंदु आवेश के मध्य अनोन्य क्रिया उसके परिवेश में उपस्थित अन्य आवेशों से प्रभावित नहीं होती। बस इतनी सी बात है। इंटरेक्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्ज इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ थर्ड चार्ज इन द विसिनिटी ऑफ द सिस्टम। ये अध्यारोपण का सिद्धांत था, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, और इसकी मदद से हमने कैलकुलेट कर लिया ई। कैसे कैलकुलेट किया? फर्स्ट के कारण ई, सेकंड के कारण ई, थर्ड के कारण ई और फोर्थ के कारण ई, और सबका एल्जेब्रिक सम, सॉरी ज्योमेट्रिकल सम, नॉट एल्जेब्रिक, क्योंकि ई क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। फिर आपने क्या देखा ई की कैलकुलेशन में? सतत आवेश वितरण के कारण, सतत आवेश वितरण के कारण, सतत आवेश वितरण में हमने तीन तरह के आवेश वितरण परिभाषित किए, रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण। और तीन तरह के फिर आवेश घनत्व भी डिफाइन किए, लैम्डा, सिग्मा और रो। लैम्डा, सिग्मा और रो हमने कैसे डिफाइन किए? लैम्डा क्या है? डी क्यू बाई डी एल। सिग्मा क्या है? डी क्यू बाई डी ए। रो क्या है? डी क्यू बाई डी वी। और सतत आवेश वितरण के तीन तरह के सिस्टम के लिए हमने ई को कैलकुलेट किया। वो कौन से तीन तरह के सिस्टम थे? एक तो था अनंत रेखीय आवेशित तार, अनंत रेखीय आवेशित तार। एक था कुचालक पट्टिका, कुचालक अनंत विस्तार वाली पट्टिका, कुचालक अनंत विस्तार वाली पट्टिका। और एक था स्पेरिकल सेल, गोलीय कॉस। लेकिन इस बार हमने जो ई की कैलकुलेशन करी वो नए टूल से करी। अति महत्वपूर्ण बात, एक नंबर का क्वेश्चन यदि बोर्ड में आपको नहीं मिलता है तो आप मुझे बोल सकते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि इस टूल पे चर्चा नहीं की गई हो। वो कौन सा टूल है? गाउस का नियम। मैंने एक नया टूल आपको बताया, एक नई बात बताई, गाउस का स्थिर वैद्युतिकी का नियम। गाउस का स्थिर वैद्युतिकी का नियम क्या बोलता है कि फ्लक्स जो होता है वो परिबद्ध आवेश बटा माध्यम की विद्युतशीलता होता है। फिर हमने फ्लक्स को डिफाइन किया कि फ्लक्स क्या है? फ्लक्स इज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, जहाँ डी एस क्या है? एरिया और सरफेस के लिए। ये एक नया फॉर्मूला। यदि ई और एस सदिश रूप में दे रखा हो तो फ्लक्स क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और एरिया का सदिश गुणा ई डॉट एस, यानी ई एस कोस थीटा। तो बेसिकली फ्लक्स का रिलेशन किसके साथ था? ई के साथ। तो हमने पहले क्या कैलकुलेट किया? फ्लक्स कैलकुलेट किया इन तीनों सिस्टम के लिए। फ्लक्स कैलकुलेट किया और फ्लक्स के थ्रू हमने क्या कैलकुलेट किया? ई। वो तीनों फॉर्मूले हमारे लिए महत्वपूर्ण थे। तो अनंत रेखीय आवेशित तार के लिए फ्लक्स का फॉर्मूला, सॉरी ई का फॉर्मूला आपको क्या मिला? ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ आर और ऊपर लैम्डा, और ये एन कैफ, या आप आर कैफ भी बोल सकते थे, कोई समस्या नहीं थी। यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता रेखीय तार के लिए 1/r के समानुपाती होती है। कुचालक तार के, सॉरी कुचालक पट्टिका के लिए ई आपको क्या मिला? सिग्मा अपॉन 2n, सॉरी 2 एप्सिलॉन, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। यदि निर्वात है तो एप्सिलॉन नॉट, अदरवाइज एप्सिलॉन। ई सदिश बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन एन के। गोलीय कोश के लिए हमने क्या देखा कि बाहर वाले बिंदु, पृष्ठ वाले बिंदु और भीतर वाले बिंदु पे ई क्या है? तो बाहर वाले बिंदु पे तो वैसा ही है जैसे एक पॉइंट चार्ज की वजह से होता है, यानी गोलीय कोश जो है वो बाहरी प्रेक्षक के लिए ठीक वैसे ही व्यवहार करता है जैसे कि उसका सारा आवेश मानो उसकी सतह पे वितरित होने के बजाय उसके केंद्र पे हो। और इस तरह के प्रकरण में ई क्या आता है? KQ/r², और वही यहाँ हमें मिला भी। और सरफेस में स्मॉल r की जगह हमने क्या पुट कर दिया? कैपिटल R। और इसको भी मैंने सिग्मा के टर्म में आपको दिखाया कि पृष्ठ आवेश घनत्व के रूप में हम कैसे लिखते हैं।
यहाँ एक कंसेप्चुअल बात जो सदा सर्वदा आपको स्मरण रहनी चाहिए वो पता चली, क्या कि गोलीय कोश के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? 0 होती है। इनसाइड स्फेरिकल सेल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 0। ये याद रहने वाली बात थी हमेशा के लिए। तो ये था कैलकुलेशन ऑफ ए। इसके बाद हमने एक एक्सपेरिमेंट करके देखा। एक्सपेरिमेंट करके क्या देखा था? एक्सपेरिमेंट करके हमने ये देखा था कि भाई जो डाइपोल है उसको बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसका रेस्पॉन्स क्या आता है। और वो बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमने 2 तरह का लिया, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। मैंने बताया कि यूनिफॉर्म का मतलब क्या है और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या है। मैंने आपको बताया कि यूनिफॉर्म का मतलब स्कूल ड्रेस नहीं है और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब विदाउट ड्रेस नहीं है। बताया कि नहीं बताया? यदि आप ये सोच रहे हो कि मैं दोबारा बताऊं तो दोबारा मैं बताने वाला हूं नहीं। गणित का फॉर्मूला मैं जरूर बताऊंगा। क्या मिला था भाई? हमने देखा कि जब भी किसी द्विध्रुव को बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो वो बल आघूर्ण महसूस करता है। टॉर्क कितना? P क्रॉस E। टॉर्क सदिश बराबर P क्रॉस E। नेट बल अनुभव करेगा कि नहीं करेगा ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि विद्युत क्षेत्र समरूप है कि असमरूप है। विद्युत क्षेत्र यदि समरूप है तो वो केवल बल आघूर्ण अनुभव करता है, नेट बल अनुभव नहीं करता। और असमरूप है तो बल आघूर्ण भी और नेट बल भी। तो इन सारी चर्चाओं के साथ ही हम अपनी एक्सरसाइज को लेते हैं। एक्सरसाइज देखेंगे आप। मुझे उम्मीद है कि जो बच्चे नए जुड़े हैं, यानी नए जुड़ने का मतलब तो आप समझ रहे हो ना, वो बच्चे जो पिछले साल साइंस एरा की 11th क्लास में नहीं रहे, आप लोगों ने इस बुक को डाउनलोड कर लिया होगा। यदि नहीं किया है तो आप जल्दी करें, क्योंकि बिना बुक के ये क्वेश्चंस यहाँ बोर्ड पे लिखवाए जाने पॉसिबल नहीं है। एक्सरसाइज में ले रहा हूँ। एक्सरसाइज पीछे एक्सरसाइज दे रखी है, चैप्टर के एक्सरसाइज, और हम क्वेश्चन करने वाले हैं। पहला प्रश्न क्या है देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। What is the force between two small charged spheres having charge 2 into A और A into A 30 सेमी apart in air? ये क्या कह रहा है कि 2 बिंदु चार्ज है, 2 बिंदु चार्ज है। एक पर तो आवेश की मात्रा है 2 इंटू 10 की पावर -7 कूलाम, और एक के पास आवेश की मात्रा है 3 गुणा 10 की पावर -7 कूलाम। इनके मध्य का जो डिस्टेंस है वो है 30 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर हमें नहीं चाहिए, हमें मीटर चाहिए। मीटर को सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 10 की पावर -2 से गुणा करना होता है। पूछ रहा है इनके मध्य बल कितना लग रहा है। तो ये पहले फॉर्मूले पर आधारित प्रश्न हो गया। Fe बराबर क्या होता है भाई? तो मैं यहाँ सॉल्यूशन आपके लिए लिख देता हूँ। Fe बराबर KQ1 Q2 बटा R स्क्वायर। यदि परिमाण की हम बात करते हैं तो K का मान, यहाँ एयर है, देखो इसने कहा कि हवा में रखे हुए हैं, तो एयर हो या निर्वात हो आपको K का मान कितना लेना है? 9 इंटू 10 टू द पावर 9। तो K का मान मैंने कितना पुट किया? 9 इंटू 10 टू द पावर 9। Q1 का वैल्यू 2 इंटू 10 टू द पावर -7 और Q2 का मान 3 इंटू 10 टू द पावर -7। R स्क्वायर, R कितना है? 30 इंटू 10 टू द पावर -2 का मतलब कितना हो गया? 3 इंटू 10 टू द पावर -1 और इसका स्क्वायर। इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो 9 तो है ही, 2 और 3 6, और ये 3 का नीचे क्या आ गया? 9 आ गया, और यहाँ ये 10 की पावर 9 है, यहाँ 10 की पावर -7 और -7 -14, और -14 ये -14, यहाँ 10 की पावर कितना आ गया नीचे? -2। तो -14 से -14 10 की पावर -12 बचा, और 9 कैंसिल आउट हो गए, 10 की पावर -3 बचा, 9 से 9 हो गया कैंसिल आउट, यानी 6 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन। समझ गए क्या? अगला प्रश्न देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 2। तो पहला प्रश्न बेहद इजी प्रश्न था।
यदि इसी प्रश्न को देख करके आपको लगता है कि सर ये प्रश्न मेरे को समझ में नहीं आया, तो आप जानो और आपका काम जाने। अगला देखो, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल इज दिस। देखो क्या है कि एक 0.4 माइक्रोकूलम म्यू दे रखा है, माइक्रो पढ़ते हैं इसको, इसका मतलब होता है 10 की पावर -6, तो इतना कूलम है एक आवेश। और दूसरा आवेश है माइनस का 0.8 माइक्रोकूलम। माइक्रो का क्या ध्यान रखना है, माइक्रो मतलब 10 की पावर -6 कूलम। ये दो आवेश हैं, एक तो ये आवेश है और एक ये आवेश है। ये क्या कह रहा है कि इस आवेश के कारण हवा में जो बल लग रहा है वो 0.2 न्यूटन है। यानी ये वाला आवेश इस आवेश की वजह से कितना बल अनुभव कर रहा है, 0.2 न्यूटन। प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रश्न ये पूछ रहा है कि इनके मध्य जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना है। ये भी तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही हो गया। यानी इसका सॉल्यूशन क्या हुआ बच्चों, F बराबर K Q1 Q2 बटा R²। तो F का मान तो इसने दिया 0.2 और K का मान 9 × 10 की पावर 9, Q1 Q2 आपको दे ही रखा है 0.4 × 10 की पावर -6 और Q2 0.8 × 10 की पावर -6 बटा R मान लो, तो ये R²। यहाँ से R कैंसिल आउट हो जाएगा। सर यहाँ माइनस नहीं रखा, नहीं, माइनस क्या बताता है, आकर्षण को। माइनस सिर्फ क्या बता रहा है, आकर्षण को। यानी R बराबर क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व नहीं कर सकते आप, R² इधर ले आए और 0.2 इधर आ गया, तो ये हो गया 4। यदि मैं करूँगा तो 10⁻⁻7 कर देता हूँ यहाँ, और 8 करता हूँ तो 10⁻7 कर देता हूँ, तो 8 4 32 और 9, तो 32 × 9 और 10⁻⁻14 और 9 कितना हो गया, 10 की पावर -5 और बटा कितना चला गया 0.2। 0.2 का मतलब 2 × 10⁻⁻1, तो ये 4 और 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया 16 टाइम्स। और इसका क्या लेना है आपको, √। तो उत्तर कितना आ गया, 16 का तो 4 आया, 3 का आया 9 और ये आ गया आपका, ये 10 कौन सा रह गया, 10 कोई सा ही नहीं रहा, ये तो 10 चला ही गया, तो 10 की पावर -2 यानी 12 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर है। अगला देखेंगे आप, और क्या पूछा है, व्हाट इज, सॉरी ये तो हो ही गया, व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट, कि दूसरे पे, इस पे, इसके कारण कितना बल है। वो तो बल सेम ही लगता है, ये तो बात मैंने बता रखी है। पहला आवेश जितना बल दूसरे पे लगाता है उतना का उतना बल दूसरा आवेश भी पहले पर लगाता है। एक दूसरे के द्वारा लगाया गया बल क्या होता है, समान होता है। पृथ्वी और चौक का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि जितना बल चौक पर पृथ्वी लगाती है उतना का उतना बल चौक भी किस पे लगाता है, पृथ्वी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 1.3। 1.3 क्या कह रहा है भाई, चेक दैट रेशियो इज डायमेंशनलेस, कि इस अनुपात को चेक करिए, कौन से को, KE² बटा GME और MP, कि ये जो अनुपात है ये विमाहीन है, यानी कोई विमा नहीं है इसकी, ये आपको चेक करना है। और क्या करना है, चेक तो कर लेंगे, और बताओ इसकी वैल्यू कितनी है, और ये रेशो बताता है क्या है, व्हाट डज दिस रेशो सिग्निफाई। तो बेसिकली Fe, दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल कितना होता है। यदि मैं कहूँ कि मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है और एक मेरे पास प्रोटॉन है, तो इनके मध्य, और ये मान लो R दूरी पे रखे हो, कितनी दूरी पे रखे हो, R,
इनके मध्य विद्युत बल कितना लग रहा हो, यदि ये कैलकुलेट करना हो तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि क्यू इलेक्ट्रॉन के पास कितना है और क्यू प्रोटॉन के पास कितना है और बटा आर स्क्वायर। के क्यू इलेक्ट्रॉन के पास तो माइनस ई है तो वो माइनस ई हो गया, प्रोटॉन के पास ई है तो ई इंटू ई स्क्वायर, माइनस मैंने दिखाया नहीं क्योंकि मैं केवल परिमाण की बात कर रहा हूँ, तो के ई स्क्वायर बटा आर स्क्वायर। ये तो दोनों के मध्य लगने वाला विद्युत बल है। इनके मध्य गुरुत्वीय बल कितना लगेगा? गुरुत्वीय बल क्या होता है? गुरुत्वीय बल होता है कैपिटल जी एम इलेक्ट्रॉन एम प्रोटॉन बटा आर स्क्वायर। ये 11वीं क्लास की बात है गुरुत्वाकर्षण की। तो जी एम इलेक्ट्रॉन एम प्रोटॉन बटा आर स्क्वायर। दोबारा लिखा, उसमें क्या चेंज किया? कोई चेंज नहीं किया। इन दोनों का मैं क्या लेता हूँ? अनुपात लेता हूँ, यानी मैं एफ ई बाई एफ जी करता हूँ। एफ ई बाई क्या करता हूँ मैं? एफ जी। तो ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, ऊपर क्या रहा? के ई स्क्वायर बटा जे एम ई और एम पे। और यही पूछ रहा है कि ये क्या है? नो डाउट ये तो विमाहीन है। क्यों? क्योंकि ये क्या है? बल बटा बल, और बल बटा बल डायमेंशनलेस। मैं कहूँ 10 न्यूटन में 5 न्यूटन का भाग लगाओ, उत्तर कितना आएगा? 2 न्यूटन थोड़ा ही आएगा, 2 ही आएगा सिर्फ। 10 न्यूटन बटा 5 न्यूटन, उत्तर कितना आया? 2। तो 2 क्या है? डायमेंशनलेस, यानी ये सही बात है, विमाहीन है। इसका मान कितना है? इसका मान आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे सर? के का मान कितना होता है? 9 गुणा 10 की पावर 9। ई का स्क्वायर ई का मान कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम, और ये इसका स्क्वायर बटा जी का मान कितना होता है? 6.1 इंटू 10 टू द पावर -11। एम ई इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10 की पावर -31। एम पी प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.6 इंटू 10 टू द पावर -27। इसको जब सोल्व करोगे तो कुछ ना कुछ उत्तर तो आएगा। अरे कुछ ना कुछ उत्तर तो आएगा ही आएगा। वो उत्तर कितना का आएगा? वो आएगा उत्तर करीब करीब 10 टू द पावर 39 के अनुपात में। हो सकता है 2.4 इंटू 10 टू द पावर 2.4 इंटू 10 टू द पावर 39 आ जाए। इतना बड़ा। ये क्या बताता है? ये बताता, ये क्या है वास्तव में? ये है एफ ई बटा एफ जी का अनुपात। यानी जब आप विद्युत बल में गुरुत्वीय बल का भाग लगाते हैं तो इतनी बड़ी राशि आती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एफ जी बहुत छोटी राशि है और एफ ई बहुत बड़ी राशि है, क्योंकि बहुत बड़ी राशि में बहुत छोटी राशि का भाग लगाते हैं तभी उत्तर क्या आता है? बड़ा आता है। यानी ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि गुरुत्वीय बल जो होता है वो विद्युत बल की तुलना में बहुत कमजोर बल है। गुरुत्वीय बल एक दुर्बल बल है, जबकि विद्युत बल क्या है? एक प्रबल बल। अगला प्रश्न देखेंगे आप, प्रश्न नंबर 1.4 थ्योरेटिकल प्रश्न है। क्या बता रहा है? तो ये जो प्रश्न थे, ये प्रश्न कूलाम्बिक फॉर्मूले पर आधारित प्रश्न है। कोई ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने वाली बात है नहीं, माथा पच्ची कुछ नहीं करना, 1%। कोई सोचना नहीं है। ऐसा नहीं है कि सर मेरे पास दिमाग नहीं है तो मेरे से ये प्रश्न हो नहीं रहा। ये बिना दिमाग वालों के करने के प्रश्न है। अगले प्रश्न देखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे। क्वेश्चन 1.4 क्या कह रहा है? पढ़ो, देखें क्या कह रहा है। 2 प्रश्न है इसमें। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ ए बॉडी इज क्वांटाइज। कि इस कथन का क्या मतलब है कि किसी वस्तु पर आवेश जो है, विद्युत आवेश जो है वो क्वांटीकृत है, क्वांटाइज्ड है। आवेश क्वांटीकृत है, इससे हम क्या समझते हैं? इससे हम ये समझते हैं कि आवेश का मान एक न्यूनतम मात्रा के पूर्ण
फल के रूप में ही हो सकता है किसी वस्तु के पास, और वो न्यूनतम मात्रा आवेश का क्वांटा कहा जाता है। और कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश। दूसरा स्टेटमेंट इसने क्या कहा? Why can one ignore quantization of electric charge when dealing with macroscopic, that is large scale charge? कि जब आप बड़े पैमाने पे बात कर रहे हो तब आवेश के क्वांटीकरण की धारणा को नज़रअंदाज कर सकते हो, यानी आवेश का वितरण सतत मान सकते हो। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि बड़े पैमाने पे जब हम बात करते हैं तो आवेश एक दूसरे के नज़दीक ही प्रतीत होते हैं। आवेश सतत आवेश वितरण में जब आप क्वांटीकरण की धारणा का इस्तेमाल नहीं करके विद्युत क्षेत्र की परिकलन की बात करते हैं तो उसमें कोई खास एरर नहीं आता। अगला प्रश्न देखेंगे आप। When a glass rod is rubbed with a silk cloth, कि एक जब कांच की छड़ को रेशमी कपड़े के साथ रगड़ा जाता है तो चार्ज अपीयर ऑन बोथ, तो तब दोनों पे क्या आता है? आवेश आता है। ए सिमिलर, ऐसा ही बात तब देखने को मिलता है जब बहुत सारी वस्तुओं के युग्मों की बात करते हैं हम। एक्सप्लेन हाउ दिस ऑब्जर्वेशन इज कंसिस्टेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आप ये बताएं कि ये जो प्रेक्षण है ये आवेश के संरक्षण के साथ कैसे तालमेल में है? तो ये तो है ही तालमेल में। आपके पास क्या था? एक ग्लास का रोड था, ये ग्लास का रोड, और एक आपके पास सिल्क का क्लॉथ, रेशमी कपड़ा। इन दोनों, इसके पास भी पहले आवेश 0, इसके पास भी आवेश पहले 0, यानी इस सिस्टम का टोटल आवेश कितना है? 0। जब मैंने इनको रगड़ा तो रगड़ने के बाद इस पे आवेश मान लो +4 और इस पे आवेश -4, लेकिन पूरे सिस्टम के पास अब भी आवेश कितना है? 0। तो क्या हुआ? रगड़ने से दोनों ही वस्तुएं आवेशित हो गई, एक धनावेशित हुई और एक ऋणावेशित हुई, लेकिन पूरे सिस्टम के पास अब भी चार्ज कितना है? 0। यानी मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि चार्ज पैदा नहीं हुआ है। और यही तो बात आवेश संरक्षण सिद्धांत में होती है कि आवेश को ना तो पैदा किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। अगली बात, प्रश्न नंबर 1.6 देखेंगे आप। तो ये तो थ्योरेटिकल बातें हैं जिनके बारे में खूब डिटेल में हमने चर्चा करी है। प्रश्न नंबर 1.6 देख रहे हैं बच्चे। क्या है भाई 1.6 में? 4 point charge are located at the corners of a square ABCD of side 10 centimeter। एक वर्ग है और वर्ग के 4 कोने होते हैं। एक वर्ग पे कितने कोने होते हैं बच्चों? 4 कोने। अद्भुत ज्ञान बताया सर आपने, न्याल कर दिया, आज ही ठा पड़े हो तो। और इस वर्ग की प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है। वर्ग उसको बोलते हैं जिसकी चारों भुजाओं की लंबाई क्या हो? सेम हो। तो एक पे तो आवेश यहाँ रखा है 2 माइक्रोकूलम। माइक्रो का मतलब मैंने बता दिया 10 की पावर -6। ABCD यहाँ रखा है 2 माइक्रोकूलम, यहाँ रखा है -5 माइक्रोकूलम, और यहाँ रखा है 2 माइक्रोकूलम, और यहाँ रखा है +5 माइक्रोकूलम। पूछ क्या रहा है कि ये जो सेंटर है इस वर्ग का, यही तो पूछ रहा है। यदि यहाँ पर हम 1 माइक्रोकूलम रख देते हैं तो इस 1 माइक्रोकूलम के द्वारा अनुभव किया गया बल कितना होगा? फोर्स ऑन F ऑन 1 माइक्रोकूलम कितना है? तो इसमें आंधा होकर के कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है,
ये प्रश्न लॉजिकल प्रश्न है, तार्किक प्रश्न। देखो ये 2 माइक्रोकुलाम है, ये इसको प्रतिकर्षित करेगा तो इधर इसने धक्का दिया, ये 2 माइक्रोकुलाम ये इसको इधर धक्का देगा और दोनों बल एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, क्योंकि आवेश की मात्रा दोनों की सेम है और ये जो दूरी है इसके मध्य और इसके मध्य की ये भी क्या है, बराबर है। इस -5 माइक्रोकुलाम ने इसको क्या किया, आकर्षित किया और ये भी मेरे ख्याल से -5 माइक्रोकुलाम ही है, इसने भी क्या किया, इसको आकर्षित किया। तो दोनों आकर्षण एक दूसरे से क्या हो गए, कैंसिल आउट, यानी नेट बल क्या है, 0। नेट बल क्या है, 0। 1.7 देखेंगे आप, 1.7 An electrostatic field line is a continuous curve. That is, a field line cannot have sudden breaks. Why? कि एक विद्युत क्षेत्र रेखा सतत कर्व होती है, यानी ये बीच में से टूटती नहीं है। क्यों है ऐसा, ये बात भी बताई हुई है। एक विद्युत क्षेत्र रेखा बीच में से नहीं टूटी हुई होती, सतत होती है, क्योंकि यदि टूटी हुई होगी बीच में, इसका मतलब वहाँ पे विद्युत क्षेत्र नहीं होगा। और ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी वस्तु के परिवेश में कहीं पे विद्युत क्षेत्र हो और कहीं पे विद्युत क्षेत्र नहीं हो, क्योंकि विद्युत क्षेत्र तो अनंत तक फैला होता है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि जैसे ये चौक है, यदि ये आवेशित है तो इसके नज़दीक यहाँ पे तो विद्युत क्षेत्र है, फिर बीच में विद्युत क्षेत्र नहीं है, और फिर विद्युत क्षेत्र है और फिर बीच में नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता, विद्युत क्षेत्र कंटिन्यूअस होगा। और विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है, विद्युत क्षेत्र का निरूपण है। तो विद्युत क्षेत्र कहीं पे प्रेजेंट कहीं पे एब्सेंट ऐसा नहीं हो सकता। इस वजह से विद्युत क्षेत्र रेखाएं कंटिन्यूअस कर्व होती है, और विद्युत क्षेत्र रेखाओं पे खींची गई स्पर्श रेखा वास्तव में विद्युत क्षेत्र की दिशा को इंगित करती है। प्रश्न नंबर 1.8 1.8 वाला प्रश्न क्या कह रहा है, देखो जल्दी से ख़त्म करते हैं, लगता है टाइम ज़्यादा हो गया है। 1.8 वाला, 2 पॉइंट चार्ज वैक्यूम में रखे हुए हैं, मिड पॉइंट पे बल कितना है। देखो तो ये भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है कि एक तो है 3 माइक्रोकुलाम वाला आवेश और एक है -3 माइक्रोकुलाम वाला आवेश। 3 कुलाम और -3 माइक्रोकुलाम, इनके मध्य की दूरी कितनी है, इनके मध्य का दूरी है 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर का मतलब 20 × 10⁻² मीटर। ये पूछ रहा है इसके मिड पॉइंट पे बल कितना होगा। इसके मिड पॉइंट पे क्या पूछ रहा है, बल तो पूछ नहीं सकता, क्षेत्र की तीव्रता पूछ सकता है। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड, कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होने का मतलब आप समझते हो, ये तो एक तरह का डाइपोल है, द्विध्रुव है ये तो, और द्विध्रुव के निरक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। यानी ये प्रश्न है द्विध्रुव के निरक्ष पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, और हमें पता है कि निरक्ष पर तीव्रता कितनी होती है, सदिश रूप में Kp सदिश माइनस का बटा r² प्लस a² की पावर 3/2। तो ये आपको सॉल्व करना है। यदि परिमाण की बात करोगे तो K का मान 9 × 10⁹ और P द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, Q × A, तो 3 × ये है A, तो × 3, और A का मान 20 × 10⁻², यानी 2 × 10⁻1 r² प्लस a²। r कितना है, r कहाँ से मापते हैं, यहाँ से, पॉइंट ये होता है तो इसको ही r बोलते हैं। तो इस प्रकरण में r क्या है, 0 है, निरक्ष पे यही है।
तो यहाँ अरे भाई हमने यहाँ के लिए डेरिवेशन किया होगा या नीचे लेकर के मैंने डेरिवेशन किया होगा, तो इसी को तो r बोलते हैं और फिलहाल पॉइंट तो यही है, तो r का मान इस प्रकरण में 0 है, तो ये 0 यानी a स्क्वायर 3/2 स्क्वायर से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, यानी a क्यूब यानी 20 इंटू यानी 2 इंटू 10⁻⁻1 का क्यूब। तो इसे आप सॉल्व कर लो, तो 9 इंटू 6 3 2 6 हो गया, और ये हो गया 10⁻⁻1 और 10⁻9 यानी 10⁻8, और नीचे आ गया 2⁻3 यानी 8 और 10⁻3 यानी ये 2 से कैंसिल आउट करोगे तो ये 3 और ये 4, तो 9 3 27 27/4 इंटू 10⁻11 27/4 आप कैलकुलेट कर लेंगे कितना हो गया, 6 4 24 और 3 तो 66.7 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर कूलम। ये आपका आ गया। और क्या पूछ रहा है, और इसी में पूछ रहा है if the negative test charge of magnitude is placed at this point what is the force experienced by the test charge, कि यदि इस पॉइंट पे इस बिंदु पे ध्यान दें, इस जगह यदि 1.5 गुणा 10⁻⁻9 कूलम वाले आवेश को रखते हैं तो ये कितना बल अनुभव करेगा, तो ये कितना बल अनुभव करेगा, ये सॉल्यूशन किस फॉर्मूले पर आधारित है, F बराबर Q इंटू ई, F बराबर Q इंटू ई, तो Q तो कितना हो गया 1.5 गुणा 10⁻⁻9 और E आपने निकाला हुआ ही है 6.7 इंटू 10⁻11। किधर बल अनुभव करेगा ये, यदि यहाँ से बाई लॉजिक देखना चाहो यहाँ से तो प्लस आएगा क्योंकि Q का वैल्यू खुद नेगेटिव है और E खुद नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या आ गया पॉजिटिव, और पॉजिटिव का मतलब क्या है कि प्लस से माइनस की तरफ, यहाँ प्लस दिखाया गया मैंने, तो प्लस से माइनस की तरफ यानी P के अपोजिट डायरेक्शन में, सॉरी P की डायरेक्शन में। और वैसे भी आपको पता है यदि ये मान लो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है और यहाँ पे मैंने नेगेटिव चार्ज रखा है, यहाँ पे मैंने क्या रखा है नेगेटिव चार्ज, तो ये नेगेटिव वाला इसको क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा, सॉरी नेगेटिव वाला नेगेटिव को क्या करेगा धक्का देगा, और ये पॉजिटिव वाला नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो बल तो नेट इधर ही आएगा। और इधर बल का मतलब P की डायरेक्शन इधर थी, इधर ये नहीं, P की डायरेक्शन माइनस से प्लस की तरफ, तो P की डायरेक्शन में ही, और इस वजह से उत्तर भी क्या आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, यानी F बराबर Q इंटू ई से आपका हो जाना है। तो बाकी के प्रश्न यानी आपको 2 लेक्चर में ये प्रश्न मिलेंगे, जितने भी पीछे दे रखे हैं सारे प्रश्न डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस, विद्युत विभव और धारिता वाले चैप्टर पे बातचीत करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें।